मैं डॉक्टर दिशा दिनेश, इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के चित्रकला विभाग से। आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला। प्रागैतिहासिक चित्रकला आदि काल से चली आ रही है, तो इस विषय में हम आज आप सबके सामने अपनी बात रखेंगे। आदिकाल की चित्रकला को गुफाओं, कंदराओं, शिलाओं की चित्रकला भी कहा जाता है। सामान्यतः मनुष्य की उत्पत्ति आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। इस लंबे समय में अनुमानतः मानव वन मानुष का सुधरा हुआ रूप है। पाषाणकालीन मानव का आरंभ लगभग 60,000 वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रकला को का अध्ययन की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले है पूर्व पाषाण काल, द्वितीय है मध्य पाषाण काल, तृतीय है उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का जो समय है वो है 30,000 वर्ष ईसा पूर्व से 25,000 वर्ष ईसा पूर्व का। मध्य पाषाण काल का जो समय बताया गया है वो है 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का। और उत्तर पाषाण काल का जो समय है वो है 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। अब हम बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की। इस युग में आदि मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था तथा पत्थर, हड्डी, लकड़ी के मोटे व बेडोल औजारों का प्रयोग करता था। खोजकर्ताओं को इनके अवशेष पक्षियों की हड्डियों के रूप में प्राप्त हुए हैं तथा इसी समय अधिकांशतः उदाहरण उत्खनन स्वरूप दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। इस समय के मनुष्य को क्वार्टिजाइट के नाम से भी पुकारा जाता था। भारत में सर्वप्रथम पाषाण काल के औजारों की खोज 1863 में ब्रसपुट नामक विद्वान ने की, जिन्होंने मद्रास के निकट पल्लवापुरम नामक स्थान पर उत्खनन स्वरूप औजारों की प्राप्त होने की सूचना दी। यहाँ के अतिरिक्त उड़ीसा, मैसूर आदि से भी इस प्रकार के यंत्र हमें प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के मोरना जनपद में पहाड़ नामक एक स्थान के निकट लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व के कुछ औजार हमें प्राप्त हुए हैं, जिनके चित्र प्रोफेसर DPS ऋषिकेश ने खोजे थे, जिनके विषय में शिकारी एवं शिकार से संबंधित चित्रों की प्राप्ति हुई है, जो कि गेरू व सफेद खड़िया से बनाए गए हैं। मध्य पाषाण काल, यह युग पुरा पाषाण काल से एवं नव पाषाण युग के जीवन के मध्य का युग है, जो आपस में इन्हें जोड़ा हुआ माना जाता है। इस समय मानव ने अपने औजारों को सुडौल ज्यामितीय रूप प्रदान किया। इस समय मानव ने मिट्टी से बर्तन बनाने का प्रयास भी आरंभ किया है, किंतु इस समय की जो सामग्री हमें प्राप्त हुई है वह बहुत कम है। इस समय मानव ने शवों को दफनाना भी आरंभ कर दिया था। उत्तर पाषाण काल, इस युग में के अधिकांश अवशेष दक्षिण भारत के बेल्लारी के आसपास प्राप्त हुए हैं। इस समय मानव ने पशुपालन व कृषि के कार्यों को करना प्रारंभ कर दिया था। बर्तन भांडों का प्रयोग भी इस युग में प्रारंभ हुआ है। इस समय चाक पर बनाए जाने वाले बर्तन भी इसी समय से हमें प्राप्त हुए हैं। मानव ने अपने घुमक्कड़ी स्वभाव को छोड़कर गांव, छोटे छोटे समूहों में रहना शुरू कर दिया था, जिन्हें बाद में गांव भी कहा जाने लगा। हथियारों पर एवं बर्तनों पर पॉलिश का प्रयोग भी इसी समय से किया जाने लगा था।
इस समय में बनाया हुआ एक गोल यंत्र नर्मदा नदी घाटी में हमें प्राप्त हुआ है। यहीं से दरियाई घोड़े एवं कुछ अन्य पशुओं की हड्डियों से बने कुछ यंत्र भी हमें प्राप्त हुए हैं। आग की खोज भी इसी समय का प्रयोग माना जाता है। इस समय नवपाषाण युगीन जो स्थान हमें मिले हैं वो है बेल्लारी, वायनाड, सिंघनपुर, बुंदेलखंड, मिर्जापुर, रामगढ़, हरिहरन एवं विलास सरगम आदि प्रमुख हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोजबीन एवं लेखन करने वाले विद्वान A.H. वॉड्रिक, D.H. गॉर्डन, कार्लाइल एवं घोष आदि के नाम प्रमुख हैं। वॉड्रिक की पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग एवं स्टुअर्ट पिगार्ट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया इस समय की प्रामाणिक सामग्रियों से भरी हुई है। मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल पंचमढ़ी। यह स्थान महादेव पहाड़ी में स्थित है। प्रागैतिहासिक कलाकृतियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यहाँ पांडव ने कुछ समय तक निवास किया था। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.S. गार्डन को जाता है। इन्होंने 1936 में यहाँ के चित्रों के संभव बहुत से लेख प्रकाशित किए हैं। इसके पूर्व 1932 में G.R. हंटर ने भी इसी क्षेत्र के कुछ चित्रों का विवरण अपनी पुस्तक में किया है। पंचमढ़ी के 5 मील के घेरे में लगभग 30 गुफाएं हैं जो लगभग महत्वपूर्ण चित्रों से भरी हुई हैं। पंचमढ़ी भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से प्राप्त चित्रों में पशु एवं आखेट करते हुए शिकारियों के चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र, नर्तक, वादक के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों में लाल व पीले रंगों की अधिकता है। यहाँ की बाजार के नामक गुफा क्या विशालकाय बनी हुई है जिसमें बकरी का चित्र, माणा देव की गुफाएं, छत में चीते का आखेट का दृश्य व अन्य चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। सांभर के आखेट का दृश्य भी यहीं पर अंकित है। यहाँ के अन्य चित्रों में जैसे लखरिया, नींबू भांज, बनिया बेरी आदि विशेष हैं। पंचमढ़ी की कुछ गुफाएं जो विशेष लाइन है वो मैं आपको बता रही हूँ। पंचमढ़ी की कुछ गुफाओं में 3 स्तरों में अंकित किया गया है। इनके चित्र पहले स्पष्ट आकृतियों, डमरू नुमा व तख्ती नुमा बनाया गया है। यहाँ के जो चित्र हैं उसमें लाल, गेरू एवं पीले रंग की अधिकता है। प्रमुख चित्रों के जो विषय है वो है नर्तक वादन, शहद एकत्र करते हुए मनुष्य का चित्र, संगीत का आनंद लेते हुए युगल व गायों को चराते हुए चरवाहे, जो प्रमुख चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है अगली गुफा है हमारी होशंगाबाद, जिसकी खोज 1922 में मनोरंजन घोष द्वारा की गई थी। यह स्थल नर्मदा के किनारे पर स्थित है। यहाँ आदमगढ़ नामक पहाड़ी पर 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जिन पर चित्रांकन के प्रमाण प्राप्त हैं। यहाँ से जंगली भैंसे का आखेट का चित्र, अस्त्रधारी घुड़सवारी, अस्त्ररोही अश्वारोही एवं जिराफ का समूह का चित्र, 4 धुरंधरधारी आदि मुख्य चित्र हैं। चित्र क्षेपांकन पद्धति स्टेंसिल से निर्मित किए गए हैं।
यहाँ का एक अन्य चित्र छलांग लगाते हुए बारहसिंगा का चित्र भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखाओं से निर्मित किया गया है। अन्य चित्रों में वन देवी का चित्र, विशालकाय मोर, जो बहुत अधिक एग्जाम में आपको एक, जैसे जब एग्जाम पेपर आपका आएगा तो उसमें एक फोटो दे दिया जाता है जिसमें मोर लंबा सा बना है, तो पूछा जाता है कि ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्रागैतिहासिक की जो एक मेन गुफा है हमारी होशंगाबाद, वहां से प्राप्त हुआ है। ये बहुत अधिक हमें कंपटीशन में भी पूछा जाता है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगली गुफा है हमारी सिंघनपुर। सिंघनपुर, यहाँ के चित्रों की खोज W.C. एडसन ने की थी। 1910 में इसका प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अमरनाथ ने 1913 में तथा पर्सी ब्राउन ने 1917 में भी यहाँ के चित्रों का विवरण किया है। यह स्थान रायगढ़ रियासत में मांद नदी के किनारे स्थित है। यहाँ लगभग 50 चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। यहाँ की कुछ गुफाओं के द्वार पर कंगारू के चित्र अंकित मिले हैं। अगला है इन्हा। इसी के अंतर्गत इसमें जो प्रमुख चित्र है वो है जंगली सांड को पकड़ते हुए व बर्छी से छेपते हुए शिकारियों का दृश्य, घायल भैंसे का चित्र। ये भी चित्र कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जंगली भैंसे का चित्र हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसके चारों ओर भाला लिए हुए शिकारियों का एक दल दिखाया गया है। अन्य चित्रों में घोड़ा, बारहसिंगा, हाथी आदि का सजीव अंकन यहाँ से प्राप्त हुआ है। अधिकांश चित्र गेरू मतलब लाल रंग व रामरज, जिसे पीला रंग के रूप में प्रयोग किया जाता था, की अधिकता है। इन्हीं दो रंगों से चित्र अधिक प्राप्त हुए हैं। सिंघनपुर क्षेत्र में स्थित पर्वत श्रृंखला के निकट अन्य स्थानों में भी कुछ चित्र गुफाएं हमें प्राप्त हुई हैं। अगली गुफा है हमारी मंदसौर। मंदसौर जिले की मोरी नामक स्थान से लगभग 30 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें जो चित्रित गुफाएं हैं उसमें बहुत सारे जो ऐसे चित्र हैं जैसे शिकारियों का दल, जंगली जानवर, जो उनका दैनिक जीवन होता था। मतलब जो, जैसे मान लीजिए वो सुबह में अपना शिकार करने निकले, जो वो पूरे दिन में जो भी उनके विषय होते थे, मान लीजिए उन्होंने कोई शिकार करा तो वो उन्होंने कोई फल वगैरह जैसे कंदराएं हैं या कोई भी उनके जीवन के ऐसे विषय जो वो उनके दैनिक चर्या में शामिल होते थे, उसी विषयों से संबंधित चित्रों की प्राप्ति इन गुफाओं के भीतर हमें मिलती है। ये हमें जो मिली है ये 30 गुफाओं की संख्या है, जिनमें प्रमुख रूप से स्वास्तिक, इस समय का जो मनुष्य है वो थोड़ा आध्यात्म की तरफ भी मुड़ा है। तो यहाँ से जो हमें नई चीजें प्राप्त हुई हैं वो है स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, अष्टदल, कमल व पीपल की पत्तियों को प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में ये इन गुफाओं से हमें प्राप्त हुए हैं। कुछ अन्य चित्रों में बांस की गाड़ियां, जैसे जो हम मतलब इस समय अगर हम माने तो ये कुछ डेवलपमेंट नया हुआ है। अभी तक की जितनी भी गुफाएं थी उनमें शिकारी शिकार करते हुए, आखेट करते हुए, जंगली जानवर आदि विषय थे। इस गुफा में जो मंदसौर की है इसमें कुछ हमें नया कुछ प्राप्त हुआ है, जैसे प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह में कौन कौन से आ गए? सूर्य आ गया, स्वास्तिक आ गया, ओम आ गया, पीपल आ गया, बांस से बनी हुई गाड़ियां, मीन्स नया डेवलपमेंट हुआ है। तो इससे इन विषयों से संबंधित हमें यहाँ के जो चित्र है वो सब इन्हीं विषयों से संबंधित है। कुछ अन्य चित्रों में देखा जाए तो नृत्य करते हुए मानव,
अभी तक हमने पीछे देखा था कि वाद्य यंत्रों का जो उपयोग हमें दिखाया था, युगल है वाद्य यंत्रों को एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ जो चित्र उनके मिले हैं वो वाद्य यंत्रों को बजाते हुए हैं। इसमें नया आ गया है कि जो मनुष्य के जो चित्र बनाए गए हैं इसमें नृत्य करते हुए भी हैं। तो पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले, बांस की गाड़ियों का उपयोग एवं प्रतीक चिन्हों का जो उपयोग हमें पहली बार दिखाया है वो इन्हीं विषयों में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त हम अगली गुफा की बात करें तो पहाड़गढ़, मोरेना जनपद के पहाड़गढ़ नामक स्थान पर आसाम नदी के किनारे नव पाषाण कालीन चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इसमें भी विषयों के अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक चित्रों में जो भी विषय है वो उनके दैनिक जीवन से संबंधित है। उस समय का जो भी जीवन रहा है वो जंगल, गुफाओं, खाना पीना, जंगली जानवर, इस तरह के विषय वो उनके दैनिक जीवन में थे। उन्हीं विषयों से संबंधित हमारे प्रागैतिहासिक जो भी गुफाएं हैं उन्हीं से संबंधित विषय हमें इनमें चित्रण के रूप में दिखाई दिए हैं। एक ही गुफा का चेंज हमें सामने मिला है। अब अगली गुफा की बात करें तो ये है भीमबेटका। इस स्थल की खोज 1958 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विष्णुधर वाकणकर द्वारा की गई थी। इन्होंने गुफाओं को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर जो गुफाएं हैं भीमबेटका नामक पहाड़ी पर अवस्थित हैं, यहाँ प्राप्त गुफाओं में चित्र अनुमानित समय 8000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का माना है। वाकड़कर जी के अनुसार यहाँ से प्राप्त प्रस्तर सामग्री का समय 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का माना गया है। प्रोफेसर विष्णुधर ने अपनी जो किताब है उसके माध्यम से इन विषयों का या जो इन चित्रों का समय माना है वो है 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का। इस पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं, किंतु कुछ समय पहले लगभग 275 गुफाओं में ही चित्र देखने को मिलते हैं। यहाँ के चित्रों में लाल, काले व सफेद रंगों का प्रयोग अधिकता से किया गया है। भीमबेटका जो गुफा है हमारी वो उज्जैन के प्रोफेसर रहे, उज्जैन का जो विश्वविद्यालय था उसका प्रोफेसर विष्णुधर वाकड़कर जी द्वारा ही हमें सर्वप्रथम इसकी प्राप्ति हुई थी। मतलब उनके द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और उन्होंने ही इसकी मतलब जो खोज है वो उन्हीं के द्वारा मानी जाती है। उन्हीं के द्वारा चित्रों को जो प्रमाणित किया गया उसमें कुछ रंगों का उन्होंने विशेष जिक्र किया है। जैसे अभी तक हम केवल 2 रंगों का प्रयोग मान के चल रहे थे, लाल था जिसे गेरू के रूप में, और एक हमारा पीला। अब एक नया रंग हमारे साथ जुड़ा है वो है काला। काला अभी तक हमने कहीं नहीं देखा था। तो काले के लिए यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वो कोयले का प्रयोग हुआ है। लाल के लिए गेरू, काले के लिए कोयला और सफेद के लिए यहाँ पर खड़िया का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त जो इसमें कुछ जो विशेष विषय है, भीमबेटका यह पहाड़ी विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत आती है। मतलब इस प्रकार के जो विषय हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके के विषय आते हैं कि भीमबेटका किस पर्वतमाला पर अवस्थित है, यह किस पर्वतमाला के अंतर्गत आती है, यह कितनी गुफाओं की संख्या है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं कि विंध्याचल पर कौन सी गुफा स्थित है जहां पर हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। तो विंध्याचल पर भीमबेटका गुफा अवस्थित है जिसमें हमें लगभग कहेंगे आप यहाँ पर 275 गुफाएं हैं जिनमें हमें
सुंदर चित्रों की प्राप्ति हुई है और इसकी खोज उज्जैन के प्रोफेसर श्री प्रोफेसर विष्णुधर वाकड़कर द्वारा की गई है। इस प्रकार के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए जिससे बहुत इजी हो जाएगा। एक अन्य इसमें एक छोटा सा एक और पॉइंट है कि यहाँ के चित्रों के जो विषय है, यहाँ के जो चित्रों के विषय है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ के चित्रों के विषय है शिकार करते हुए, एक नया मैंने आपको बताया था नृत्य करते हुए। नृत्य करते हुए अभी तक हमें कहीं भी नहीं मिला था। वाद्य यंत्रों का उपयोग मिला है, नृत्य करते हुए हमारा पहला विषय था। इसके बाद अस्त्रधारी, घुड़सवार, हिरण, बारहसिंगा आदि ऐसे चित्र हैं जो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब अगर हम इस पूरे उसका कंक्लूजन निकालें तो बात आती है कि हमें प्रागैतिहासिक जो चित्र प्राप्त हुए हैं ये केवल मध्य प्रदेश के थे, है ना। तो इसमें बात करेंगे तो कुछ ही रंगों का उपयोग है। छोटी छोटी चीजों को हम अगर चाहें तो एक छोटी सी सारणी बना सकते हैं। ऊपर हम सबसे पहले गुफाओं के हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि मध्य प्रदेश की गुफाएं, फिर उसके बाद डालेंगे विषय, फिर उसके बाद डालेंगे रंग, फिर उसके बाद डालेंगे कि हमें क्या नया मिला। तो जैसे मानो हमने एक गुफा डाली तो उसमें उसका विषय लिख दिया, दूसरा हमने डाला उसमें रंग, तो उसमें मानो किसी गुफा में हमें केवल गेरू और पीले रंग का प्रयोग मिला है तो उसमें पीला रंग डाल देंगे। फिर उसमें हम विषय में डालेंगे कि घुड़सवारी या मान लीजिए शिकार है या मान लीजिए नृत्य है। तो इस तरीके से भी हम अपना एक चार्ट बना लेंगे जो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त गुफाओं को डिवाइड करने के बाद जो हमारे प्रमुख विषय है, जैसे सबसे बड़ा मैंने अभी आपको बताया था, एक बड़ा सा मोर हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, भैंसे का चित्र हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, घुड़सवारी का चित्र हमें कहाँ से प्राप्त हुआ। ये छोटे छोटे पॉइंट ऐसे हैं जो हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। और एक ये है कि कौन सी पर्वतमाला पर कौन सी गुफा है, इस प्रकार के विषयों का भी चयन कर कई बार जो एग्जामिनर्स हैं वो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इन चीजों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम अगर बात करें तो हमारा जो अगला विषय रहेगा वो है उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक क्षेत्र, तो जिसकी चर्चा हम अगले जो हमारा सत्र होगा उसमें करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।